Hello guys, good afternoon and welcome back to my channel Atul Code Space. Guys, today in this video we are going to discuss about the topic constructor, and this part will be the fourth part of the constructor. So guys, if you want to learn about the constructor with each topic from the basics, then you can follow this video series from the starting. तो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल अतुल कोड स्पेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर कि को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है, या कंस्ट्रक्टर में जो हम एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं उनका इम्पैक्ट कितना होता है। तो गाइस, अगर आपको कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना है या कंस्ट्रक्टर के बारे में जानना है, तो आप कंस्ट्रक्टर की इस जो वीडियो सीरीज है इसको आप स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं। पिछले जो वीडियो बनी कंस्ट्रक्टर की, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं और टाइप क्या होते हैं, उन सभी पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है। आई होप आपको पता होगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर ऑन द कंस्ट्रक्टर, यानी जब भी हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, तो हम लोग पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा जाता है वो होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। तो उस एक्सेस मॉडिफायर, यानी जितने भी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे 4 टाइप के हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस किया था, तो उन एक्सेस मॉडिफायर को हम इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है अभी हमने उसको देखा था, लेकिन हमने उसके इम्पैक्ट को नहीं डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती कैसे वो, और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं इसमें जो हम एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं उस एक्सेस मॉडिफायर का इम्पैक्ट कितना पड़ता है इस कंस्ट्रक्टर पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस ठीक है, हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को थोड़ा और बेसिक से यानी विस्तार से थोड़ा जानते हैं। तो गाइस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, यानी एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होना ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। यानी एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं, बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन शर्त यह होती है कि उन सभी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैन एग्जिस्ट इन सेम क्लास। बात वही है कि एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इन्हीं को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। चाहे हम यह कहें कि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हम यह कहें कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जस्ट लाइक मेथड ओवरलोडिंग, जैसे हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, जैसे कि एक मेथड यानी सेम नाम से एक से अधिक मेथड क्रिएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर से, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर को भी सेम नाम से, यानी कि कंस्ट्रक्टर को भी एक से अधिक कंस्ट्रक्टर या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिफरेंट पैरामीटर के साथ क्रिएट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जस्ट लाइक मेथड्स, मेथड की तरह ही वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे। हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन क्यों? ताकि हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकें। अब द कंपाइलर differentiate constructor on the basis of number of parameter, type of parameter and order of parameter। यानी अब बात यहाँ पे यह सोचने वाली होती है कि जब एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया जा सकता है, तो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पर क्रिएट करेंगे, तो हमने यह पढ़े हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हैं, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो यह डिसाइड होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी समय उस उस ऑब्जेक्ट में कैसा पैरामीटर पास करते हैं। यानी पैरामीटर के बेस पर डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कौन से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे। यानी जिस तरह से एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, उसी तरह से एक क्लास का एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं
तो जो कंपाइलर होता है वह कंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ पैरामीटर यानी कंस्ट्रक्टर को कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करता है कि एक कंस्ट्रक्टर हो गया तो दूसरे को भी हम कैसे उसको मतलब अलाउ करें, वो डिफरेंस करता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर में, यानी एक कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पैरामीटर, यानी जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं उनका टाइप क्या है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, यानी पैरामीटर के ऑर्डर क्या, यानी सीक्वेंस, पहले कौन सा पैरामीटर है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन जावा बट ओवर राइडिंग इज नॉट पॉसिबल, कि जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो पॉसिबल है बट ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में अभी हम ओवर राइडिंग की डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि यह इस पॉइंट को हमने आज यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जैसे जहाँ पे हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं वहीं पे हमारे दिमाग में ओवर राइडिंग भी आता है। तो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग तो पॉसिबल है बट ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तब जब हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको मैसे ही छोड़ते हैं, बस इतना जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग तो पॉसिबल है बट ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है। अब हम इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके प्रोग्राम में अपने देख लेते हैं कि एक एक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में या सेम क्लास में। तो इसके लिए हम अपने इक्लिप्स को ओपन करते हैं। इसमें हमारे पास एक क्लास है, यानी एक कंस्ट्रक्टर के पैकेज में एक क्लास हमने बनाई है पर्सन। इस क्लास के बारे में आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, हमने पिछली वीडियो में इसी क्लास को कंसीडर करके हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखा था। अभी के लिए इस क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज है और इसमें एक पैरामीटर, दो पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर, यानी एक कंस्ट्रक्टर में तीन पैरामीटर। अभी हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर जब भी क्रिएट होता है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम एक से ज़्यादा भी करके देख लेते हैं, यानी एक कंस्ट्रक्टर और भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। पब्लिक, उसके बाद क्या, पर्सन क्लास का नाम, उसके बाद क्या, पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या, ब्लॉक ओपन और ब्लॉक क्लोज। अभी इस ब्लॉक में हमारे पास क्या, हम क्या लिखते हैं, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। अभी के लिए ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर माना जाएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा है कि वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो इसको चलाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें कोई एग्जीक्यूशन होगा नहीं, कोई इसमें कोड लिखा नहीं, इसका एग्जीक्यूशन होगा लेकिन इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते हैं। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या तो पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज होता है, यानी या तो पैरामीटर दे के तब स्टेटमेंट लिखते हैं या तो बिना पैरामीटर दिए हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। अब जैसे हम लिख देते हैं, यही सेम एग्जीक्यूट कोड दे देते हैं। तो गैस इस क्लास में हमने तीन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हुए हैं, यानी एक में दो पैरामीटर है, हमने इसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट किया क्या, आई एम डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड वैल्यू इज, जो वैल्यू हम पास करेंगे वही नम की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी और नेम की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है नॉन पैरामीटराइज और हमने इसमें स्टेटमेंट प्रिंट किया है आई एम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तीसरा है कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, यानी पैरामीटराइज दो हैं और एक नॉन पैरामीटराइज है, लेकिन एक में दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक में एक ही पैरामीटर पास किया जा रहा है। और जब ये चलेगा तो प्रिंट करेगा आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड वैल्यू इज नंबर, यानी जो हम यहाँ पे पास करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हर लाइन के लिए हम इसको देखते भी हैं कि क्या ये हर लाइन के लिए, यानी जो कंस्ट्रक्टर में कही गई हर लाइन है क्या वो सही है नहीं, यानी कि ये पैरामीटर को कैसे, जैसे हमने कहा ना कंपाइलर जो होता है कि किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर को किसके बेस पर डिसाइड करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, नंबर ऑफ पैरामीटर। अगर हम इस पैरामीटर को नंबर, इसमें हम नंबर कम कर दें, यानी एक ही सिंगल पैरामीटर करें इंट टाइप का, देखते हैं अगर हम इसको काट दें
अब देखिए, एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर ये है, दोनों में सेम टाइप का पैरामीटर पास किया जा रहा है। वेरिएबल ये तो और ये नंबर जो है ये वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं और दोनों में पैरामीटर भी सेम टाइप है, पहली बात तो यह नंबर ऑफ पैरामीटर भी वन हुआ और टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम हुआ, तो ये कंस्ट्रक्टर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर डिफरेंशिएट ही इसी आधार पे करता है क्या, कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस होने चाहिए, यानी एक इसमें है तो इसमें एक नहीं होना चाहिए, किसी एक में एक से ज़्यादा पैरामीटर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट होना चाहिए, यानी एक का इंट है कि तो दो दूसरे का इंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, यानी सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर सेम नहीं होनी चाहिए, हर पैरामीटर में सीक्वेंस अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको इस तरह से कर दें तो अब ये देखिए, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें दो है, नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें एक है। अब इस इंट से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि इस पूरे पैरेंथेसिस में दो पैरामीटर है और इसमें एक पैरामीटर है। हम इसको आगे पीछे भी रख सकते हैं, पहले स्ट्रिंग कर दे बाद में इंट कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी, यानी अब हम चाहें तो यहाँ भी ऐसे करके स्ट्रिंग नेम टाइप का कुछ भी नहीं लिख सकते, जैसे कि नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दें या नेम दे दें। अब ये अलाउ नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी सेम हो चुके हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी सेम है। अब अगर हम इसको पहले करके देखो, इसको बाद में करके देखिए, ये कंट्रोल एक्स किया हमने इधर से और यहाँ हमने इसको कर दिया। अब देखिए, अब इसी को इसने अलाउ कर दिया, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है, दो पैरामीटर इसमें भी, दो पैरामीटर इसमें भी, लेकिन क्या है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर क्या है, अलग अलग है। आई बात समझ में, किस तरह से एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया जा सकता है, उसके पैरामीटर में चेंजेस करके, नंबर यानी नंबर ऑफ पैरामीटर में चेंजेस करके, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर में चेंजेस करके, और टाइप ऑफ पैरामीटर में चेंजेस करके। चाहे तो हम तीन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ओके, इसको हम ऐसा कर देते हैं। ओके, तो गाइस अब हम अपने इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने एक अलग से क्लास बनाई है रनर नाम की, दोनों के पैकेज सेम है, कंस्ट्रक्टर सेम पैकेज में, और कंस्ट्रक्टर को हमने क्रिएट किया, सॉरी कंस्ट्रक्टर का जब हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी अभी जो हमने ऑब्जेक्ट कोई पैरामीटर पास नहीं करने, तो इसका मतलब ये नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, यानी ऐसे कंस्ट्रक्टर को चलाएगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो क्या ऐसे कंस्ट्रक्टर है, हाँ है, तभी ये अलाउड कर रहा है क्रिएट होना। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को मतलब इस तरह से कमेंटेड कर दें, तो ये हमारा इस कंस्ट्रक्टर को अलाउ नहीं करेगा, यानी इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो जैसे हमें पता है पहले से कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले क्या चलाता है, कंस्ट्रक्टर। अब हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया लेकिन इसमें कोई पैरामीटर दिया नहीं, इसका मतलब हम यह चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है, यानी जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वह इस क्लास के अंदर के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चलाए, लेकिन इस पूरे क्लास में नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे यह हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने ही नहीं देगा। इसलिए हमें ये कहेगा कि आप पैरामीटर भेजिए। पैरामीटर कौन सा भेजना है, अब आप यहाँ पे यह डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना चाहते हैं। यानी जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब मैं चाहूँ तो इस कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और चाहूँ तो इस कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वो डिफरेंशिएट करेगा कि हम कौन सा पैरामीटर भेजते हैं। अगर हम इंट नंबर यानी सिंगल पैरामीटराइज वाला, एक पैरामीटर वाला कोई नंबर पास करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, और अगर हम दो पैरामीटर पास करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो ध्यान रहे कि जब भी हम पैरामीटर पास करते हैं
तो उनके सीक्वेंस भी उसी सीक्वेंस में पैरामीटर देते हैं। यानी अगर पहले इंट मांग रहा है तो हमको इंट का एक नंबर, पहले नंबर देना होगा, बाद में हमें स्ट्रिंग टाइप का नेम देना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं। अभी हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब ये देखिए अलाउड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो यह ऑटोमेटिक जब एग्जीक्यूट होगा तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। हम देख लेते हैं अब एग्जीक्यूट करके। अगर हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमारे कंसोल पे क्या है, आई एम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमारे क्लास में भी वही हमने प्रिंट करवा रखा, स्टेटमेंट दिया है कि आई एम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पैरामीटर पास कर दें कोई नंबर, मैं चाहता हूँ कि हम ये वाला कंस्ट्रक्टर चले, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट एक चले और क्रिएट हो, रन हो, एग्जीक्यूट हो, तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर चले। तो हम इसमें क्या पास करना पड़ेगा, इंट टाइप का नंबर। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एक नंबर, कोई भी नंबर दे दें, 1 दे देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। क्या है हमारा, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड द वैल्यू इज 1। वही स्टेटमेंट आई जो हमने इसमें प्रिंट करवाई थी, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड द वैल्यू इज नंबर। वही नंबर जो हम यहाँ पास कर रहे हैं वो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रही है। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर चले जिसमें 2 पैरामीटर है, तो हमें 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहला क्या है, नंबर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का नेम, तो स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब नेम में हम जब हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा ही दिया, तो हम चाहे 1 कैरेक्टर रखें चाहे 2 कैरेक्टर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब आया क्या, आई एम डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड वैल्यू इज 1 एंड नेम। इस तरह से जब हम एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं क्लास में अपने, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर हमें चलाना है वो हम अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसमें पैरामीटर पास करके डिसाइड करते हैं। और अगर हम नेम को पहले पास करें और 1 को बाद में, तो ये नहीं रन होगा। यानी देखते हैं कैसे। तो अब हम नेम को पहले दे दिया और बाद में हमने कॉमा लगाया और हमने क्या दे दिया, कोई नंबर दे दिया, नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कहेगा, स्वैप आर्गुमेंट्स, इस आर्गुमेंट को बदलिए, यानी पहले 1 कीजिए बाद में नेम कीजिए। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। यानी द कंस्ट्रक्टर पर्सन स्ट्रिंग और इंट टाइप का इज अनडिफाइंड। यानी पर्सन जो आपकी क्लास है, उस क्लास में जो पर्सन टाइप का, यानी जो कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करो, ऐसा कुछ है ही कंस्ट्रक्टर नहीं। यानी इस पैरामीटर टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो इसीलिए अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, या कह रहा है चेंज कंस्ट्रक्टर पर्सन इंट स्ट्रिंग, आप इसको बदलिए। क्यों, क्योंकि ऐसा पर्सन मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको बदल दें तो हमारा अब ये ओके हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस तरह से हमने एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह से हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देख लेते हैं उसको भी क्रिएट करके कैसे। पता है आपको, ऑब्जेक्ट इसी तरह से किया जाएगा। पर्सन रेफरेंस वेरिएबल अलग कर देते हैं, p1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। अब इसमें चाहे तो हम कोई पैरामीटर ना दें, और एक और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्या, सेम इसी तरह से कंट्रोल C कंट्रोल V। अब इसमें हम रेफरेंस वेरिएबल बदल देते हैं इसका, और यहाँ पे हम पैरामीटर चेंज कर देते हैं, यानी हम इसमें कोई नंबर पास कर देते हैं। अब इस तरह से जब भी हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है हमारा डबल पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमारा यह डिफ़ॉल्ट नहीं कह सकते, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज में बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। क्या, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है और नॉन पैरामीटराइज हम क्रिएट करते हैं। डिफ़ॉल्ट के ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट नहीं होती और नॉन पैरामीटराइज के ब्लॉक में कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाती है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये किसको चलाएगा, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। और चाहे तो हम
इससे भी अधिक क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट इस तरह से। और इसका रेफरेंस वेरिएबल बदल देते हैं, v3 कर देते हैं। अब इनको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा देखते हैं। तो अब हम अपने इन सभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट किए। अब देखिए, जब ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चलाया। उसके बाद जब दूसरा चला तो इसने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चलाया। और जब ये तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चलाया, लेकिन कौन से, जो इसमें से सिंगल था, जिसने केवल हमें इंट भेजना था। और दोबारा हमने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया अलग नाम से, और ये भी क्या था, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यानी नॉन पैरामीटराइज 2 बार चला, एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कंस्ट्रक्टर के लिए कई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक से अधिक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक और हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, रेफरेंस वेरिएबल को पहले बदल दें। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम 2 पास कर देते हैं कॉमा लगा के, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ और नाम पास कर देते हैं, कुछ भी। अब भी जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू से, अब यहाँ पे चाहे हम वैल्यू 1 दे चाहे 2 दे, ये भी हमारा डबल पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को ही एग्जीक्यूट करेगा। देखिए इस तरह से इस बार वैल्यू 2 प्रिंट किया और डीजी प्रिंट किया। आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती कैसे है, यानी एक कंस्ट्रक्टर से ज़्यादा कैसे क्रिएट किया जाए। यानी एक कंस्ट्रक्टर हो और उसी कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर बदल बदल के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं सेम क्लास में, और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट भी कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने कम्प्लीटली एक अच्छे तरीके से देख लिया। तो गाइस, अब हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया, जिस एक पर्सन नाम की क्लास बनाई। उसमें हमने अपने हर टाइप के, यानी हर एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास पब्लिक, दूसरा कंस्ट्रक्टर है बिना किसी नाम का, यानी बिना किसी एक्सेस मॉडिफायर का। तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रक्टर हुआ। उसके बाद हमने एक प्रोटेक्टेड बनाया, और हमने एक प्राइवेट किया है, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया। अभी हमने इसको कमेंट किया है, अभी इसको हम यूज करके आपको दिखाएंगे। तो हमारी जो एक्सेस मॉडिफायर, हम अभी हमने जो एक्सेस मॉडिफायर, इसका इम्पैक्ट देखने वाले हैं। तो ज़रा इसके पहले हम इसका एक बारी नोट्स देख लेते हैं, यानी नोट्स में क्या बातें कही जा रही हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करके देखा, उस ओवरलोडिंग का यूज क्या क्या है। यानी हमने यूज करके देख ही लिया। हमने क्या देखा कि कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना, डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग, डिफरेंट पैरामीटर के बेस पे। तो क्या कहता है पहला पॉइंट, यूजफुल है व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू या ऑप्शनल पैरामीटर। ओवरलोडिंग का मतलब, एक तो चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, यानी अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें, यानी कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना करें, या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें, उसमें डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू ना दे, तो डिफ़ॉल्ट की तरह वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल में। यानी एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू चाहे तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कराएं, या ऑप्शनल अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैरामीटर दे करके हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, व्हेन डू वी नीड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, समटाइम्स देयर इज ए नीड ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑन ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट वे। क्या कि हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, दिस कैन बी डन यूजिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के जरिए ही यूज किया जा सकता है। यानी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके ही। डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स कैन डू डिफरेंट वर्क बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट लाइन ऑफ कोड। आपने ये देख ही लिया कि अलग अलग कंस्ट्रक्टर में अलग अलग कोड लिख करके हम उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बाय इम्प्लीमेंटिंग लाइन ऑफ कोड एंड आर कॉल्ड बेस्ड ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर पास्ड। और हमने ये भी करके देख लिया कि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हैं तो एक से अधिक
हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके और डिफरेंट पैरामीटर भी पास करके हमने हर कंस्ट्रक्टर को रन करा के देख लिया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर अमंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे हम नंबर ऑफ पैरामीटर बदलें चाहे सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर बदल के, यानी कंस्ट्रक्टर में अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर पास करके हम अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आर वेरी कॉमन टू यूज इन जावा प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन नीड्स बिकॉज दे प्रोवाइड मेनी वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। इससे हमें फ़ायदा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के जरिए ही एक ही क्लास का यानी सेम क्लास के कई ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। वही बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को यानी एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से इनिशियलाइज कर दिया किया जा सकता है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और अलग अलग डेटा दे करके। अब नोट क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट हैव रिटर्न टाइप्स। आपको पता ही है, पहले ही पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर्स मेथड की तरह होता है लेकिन उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। रीजन क्या है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रिटर्न द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट होते हैं तो ऑटोमेटिक उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं जिस ऑब्जेक्ट के जरिए वो चले होते हैं। तो द पर्पज ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इज टू क्रिएट एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, यानी एक प्रकार से पर्पज कंस्ट्रक्टर का क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना और वापस उनसे ही कोई क्या रिटर्न करना। वी कैन राइट रिटर्न इनसाइड ब्लॉक ऑफ कंस्ट्रक्टर बट विथ लिमिटेशन। लेकिन रिटर्न टाइप तो नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम रिटर्न वर्ड जो कीवर्ड होता है रिटर्न यानी वो जो वर्ड है इसको हम जरूर लिख सकते हैं, यानी जो ब्लॉक है उसमें हम रिटर्न जरूर लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कुछ लिमिटेशन से, क्या यू कैन राइट अ रिटर्न विदाउट अ वैल्यू। आप रिटर्न तो लिख सकते हैं लेकिन बिना किसी वैल्यू के। जैसे हम मेथड में जब रिटर्न लिखते हैं तो कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं और जो वैल्यू हम रिटर्न कराते हैं उसकी जो टाइप होती है तो मेथड में भी उसका हम टाइप देते हैं, मेथड का नाम में भी उसका हम टाइप देते हैं। वाइड की जब कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कराते तो मेथड का क्या होता है डेटा टाइप वाइड। अगर कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो वाइड की जगह क्या हो जाता है जो वैल्यू रिटर्न कराते हैं उसका टाइप, चाहे इंट चाहे स्ट्रिंग। तो कंस्ट्रक्टर में हम रिटर्न तो लिख सकते हैं लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न करा नहीं सकते। यू कैन राइट अ रिटर्न विदाउट अ वैल्यू जस्ट रिटर्न, यानी आप केवल रिटर्न लिख करके ये सेमीकोलन लगा सकते हैं। टू एग्जिट द कंस्ट्रक्टर अर्ली, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही रिटर्न लाइन एग्जीक्यूट होती है उसके बाद कोड आगे नहीं बढ़ता, वहीं से एग्जिट हो जाता है। तो आप कंस्ट्रक्टर से अर्ली एग्जिट करने के लिए आप लिख सकते हैं बट यू कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इंट एटसेट्रा। इसका मतलब यह है कि इस तरह से आप नहीं, कैसे हम आपको दिखाते हैं। आते हैं अपने इक्लिप्स पर, यहाँ पे जो हमारा ये ब्लॉक है इसमें हम रिटर्न लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न की जगह हम कोई वैल्यू नहीं लिख सकते जैसे हम मेथड में करवाते हैं। रिटर्न इंट नहीं कर सकते, रिटर्न नंबर नहीं कर सकते, जो ये नेम है नेम रिटर्न नहीं कर सकते, हम रिटर्न नेम नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन केवल रिटर्न वर्ड आप लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, यानी क्या है कि यूजिंग रिटर्न टू एग्जिट अर्ली, जब भी हम रिटर्न लिखते हैं तो उसके आगे कोड नहीं चलता, जैसे रिटर्न पढ़ा जाता है जैसे रिटर्न एग्जीक्यूट होता है वहीं से वो ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। यानी रिटर्न को आप सिर्फ यूज इसलिए कर सकते हैं कि ताकि हम अर्ली उस कंस्ट्रक्टर से बाहर निकल सकें, लेकिन कोई वैल्यू का रिटर्न करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर ऑन द कंस्ट्रक्टर। अब आप कंस्ट्रक्टर को, अभी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को 4 कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में क्रिएट किए हैं, तो देख लेते हैं। ये हमारे 4 कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किए हैं, इसको हम हटा देते हैं। पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट।
अब इन चारों का इम्पैक्ट क्या होता है जरा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उनको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए क्या कहता है हमारा, इन जावा कंस्ट्रक्टर आर अफेक्टेड बाय एक्सेस मॉडिफायर्स इन द सेम वे एज मेथड एंड फील्ड्स। जावा में कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस मॉडिफायर के जरिए अफेक्टेड किया जा सकता है, सिर्फ सेम उसी तरह से जैसा मेथड और फील्ड में होते हैं। यानी जिस तरह से कोई एक मेथड अफेक्ट होता है एक्सेस मॉडिफायर से, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर को भी अफेक्ट किया जा सकता है, यानी वो भी अफेक्ट होता है। द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ ए कंस्ट्रक्टर डिटरमाइंस वेयर एंड हाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड। एक्सेस मॉडिफायर ही बताता है कि कहाँ और कैसे उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं की टेकअवे में क्या है कि अगर हमने पब्लिक दिया है, किसी कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दिया है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर मींस विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम पैकेज के अंदर और पैकेज के बाहर यानी दूसरे पैकेज में भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर हमने प्रोटेक्टेड लिया, जैसे कि अभी हम अच्छा एक देख लेते, ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन द सेम पैकेज। अगर कोई कंस्ट्रक्टर है और उसके एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन द सेम पैकेज। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सेम पैकेज के साथ साथ, तो उसका ऑब्जेक्ट सेम पैकेज, उसी पैकेज जिस पैकेज में क्लास बनी उसी पैकेज में किसी दूसरी क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, बट उसके साथ एक क्लास और, एक बात और क्या, प्लस सब क्लासेस में भी हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर है तो उसके सब क्लास में भी क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ साथ यानी ये दोनों बातें होनी चाहिए, सेम पैकेज भी होना चाहिए और सब क्लास। अगर वो क्लास किसी दूसरी क्लास में एक्सटेंड की गई है तो, इवन दो सब क्लास बिलोंग फ्रॉम एनी पैकेज, भले ही सब क्लास यानी जो क्लास उसको एक्सटेंड करी वो दूसरे पैकेज में है, तो भी अलाउड किया जा सकता है। अभी इसको हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे। डिफ़ॉल्ट है तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड ओनली इन द सेम पैकेज नॉट आउटसाइड द पैकेज। अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है या डिफ़ॉल्ट उसका एक्सेस मॉडिफायर दिया है कंस्ट्रक्टर का, तो हम उसको सेम पैकेज में से ही कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज से नहीं। किसी दूसरी पैकेज में जा करके उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, उसी पैकेज में किसी और क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड आउटसाइड द क्लास यूज्ड इन सिंगलटन। यानी अगर हमने किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है तो उस क्लास का, यानी अगर एक उस क्लास का बाहर से कंस्ट्रक्टर उस क्लास का बाहर से, उस क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा कंस्ट्रक्टर, ऐसी क्लास जिसमें एक ही कंस्ट्रक्टर है और वो भी प्राइवेट है, तो उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम बाहर आउटसाइड किसी क्लास से कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इनको सिर्फ हम सिंगलटन क्लासेस में यूज करते हैं। ये क्या है बाद में कभी समझेंगे सिंगलटन क्लासेस। अब आते हैं, हम देखते हैं इनके प्रोग्राम को, यानी एक्चुअल में इनको हम क्रिएट करके। ये रहे हमारे पब्लिक। तो इस तरह से गाइस अब हमने क्या किया, दो पैकेज क्रिएट किया। एक पैकेज हमारा है कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैकेज हमारा प्रोग्राम। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर पैकेज में हमने एक रनर क्लास बनाई, उसका भी कंस्ट्रक्टर पैकेज है और क्लास का भी पैकेज कंस्ट्रक्टर है। और एक हमने रनर क्लास बनाई है पैकेज प्रोग्राम, यानी पैकेज अलग है। तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर है तो उसका ऑब्जेक्ट हम सेम पैकेज में भी बना सकते हैं, यानी सेम पैकेज के क्लास में भी, सेम पैकेज के क्लास में भी किसी भी क्लास में उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे हम इसका नाम लिख दें पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ओके ठीक है। नाम चाहे तो हम बदल सकते हैं इसका, ये इस तरह से ये की यूज किया नहीं जा सकता क्योंकि क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, तो हम इसको कट कर देते हैं इस तरह से। दूसरा, अगर हम अब आउटसाइड पैकेज जाते हैं तो भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यानी
पैकेज के बाहर प्रोग्राम पैकेज में जाकर भी हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा, इसका नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट। इसका नाम क्या देते हैं? डिफ़ॉल्ट। और इसका नाम क्या देते हैं? प्रो। इसका नाम देते हैं क्या? डिफ़ॉल्ट। और इसका नाम क्या देते हैं? प्रो। यानी जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर के लिए हम सेम पैकेज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन पैकेज से बाहर जाके करेंगे तो भी पब्लिक के लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट की, डिफ़ॉल्ट हमने पढ़ा है क्या? सेम पैकेज में, किसी भी सेम पैकेज में किसी भी क्लास से उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए ये भी पॉसिबल है। और अगर पैकेज के बाहर जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के लिए अलाउड नहीं करता है, तो क्या कहता है कि द कंस्ट्रक्टर पर्सन इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है। अब आपको क्या कह रहा है? चेंज विजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पब्लिक। अब आपको कह रहा है कि वो उसकी विजिबिलिटी को चेंज कीजिए। और दूसरा कि अगर हम सेम पैकेज में प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर पैकेज से बाहर करते हैं तो क्रिएट नहीं होता है। यहाँ भी क्या लिखता है? चेंज विजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू पब्लिक। यानी पैकेज के बाहर अगर पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर का पब्लिक होना ज़रूरी है। और अब हम एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर तीनों कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करें, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो तीनों कंस्ट्रक्टर रन हो जाएंगे। ये दो पैरामीटराइज है तो डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी चला। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन हुआ। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन हुआ जिसकी वैल्यू क्या थी? 2 थी। लेकिन प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर की एक और बात है कि इसको अगर ऐसी क्लास यानी इस पर्सन क्लास को हम किसी और क्लास में एक्सटेंड कर दें, या यानी एक ऐसी क्लास, इसकी कोई चाइल्ड क्लास है जो इसको एक्सटेंड करे, तो ये पेरेंट बनेगी, वो चाइल्ड बनेगी, तो इसके क्लास, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम इसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब जब चाइल्ड क्लास से हम क्रिएट कर सकते हैं तो चाइल्ड क्लास आउटसाइड पैकेज का भी हो सकता है, यानी इस पैकेज का भी हो सकता है। किसी बाहर के पैकेज में अगर कोई क्लास है और वो क्लास इस पर्सन क्लास को एक्सटेंड करती है तो वो क्लास इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो आई थिंक अब आपको ये तीनों टाइप के एक्सेस मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ये आप देख चुके होंगे। अब हम एक देख लेते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो होता है, जैसे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, अब देखिए इस तरह से इसको हम अनकमेंट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? द कंस्ट्रक्टर पर्सन स्ट्रिंग इज नेवर यूज्ड लोकली। या ये तो क्या कर रहा है? रिमूव कंस्ट्रक्टर पर्सन, या तो आप इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कंस्ट्रक्टर जो प्राइवेट होते हैं वो सिंगलटन क्लास में यूज किए जाते हैं। वो क्लास कौन से होते हैं? यानी ऐसे क्लास जिसका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनाया जा सके। जब हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट यानी ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी अभी के लिए ये दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है, अगर हम इन सभी कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दें तो ये वार्निंग हट जाएगी। और ऐसे क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और आउटसाइड से हम, पहली बात तो आउटसाइड से बना ही नहीं सकते। इस क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड किसी भी क्लास में नहीं कर सकते। ये देखिए, अब प्रोटेक्टेड, इनको हम दोनों को हटाते हैं, कमेंट करते हैं और प्रोटेक्टेड वाले का करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? चेंज कंस्ट्रक्टर पर्सन टू पब्लिक पर्सन, यानी इनको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए या इनको क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऐसा पर्सन इन टाइप का क्रिएट कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने किसी क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर किसी दूसरी क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया सकता, लेकिन इसी क्लास में इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेते हैं इसको हम, और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा मेथड। यहाँ से चाहे तो हम इसको कर सकते हैं, यानी इसको मेन मेथड में हम कर सकते हैं। ठीक है।
क्योंकि पर्सन प्रोटेक्टेड प्राइवेट है ना। एक मिनट, ये देखिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास में क्रिएट किया जा सकता है। जैसे एक मेथड है, इसमें हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ ये अलाउड करता है। देखिए चाहे इस मेथड में क्रिएट किया, चाहे हमने मेन मेथड क्रिएट करके यहाँ भी क्रिएट किया, उस प्राइवेट अगर कंस्ट्रक्टर है तो ऐसे क्लास का आउटसाइड जा करके उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास से नहीं बना सकते, उसी क्लास में हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेस मॉडिफायर का इम्पैक्ट क्या होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। तो गाइस आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, 40 मिनट की हो गई। तो अब हम इस वीडियो में यहीं तक टॉपिक करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी और बचे, जैसे कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो बचा है, अब उसको हम किसी और वीडियो में कवर करते हैं। इसके बाद कुछ नहीं बचा है। हमारा एक नोट है, नोट में हमने कुछ नहीं लिखा है, बस केवल एक ही लिखा है कि जब हम एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं तो उस टाइम हम कभी कभी हमारे दिमाग में फाइनल कीवर्ड भी आता है। तो हम ध्यान दीजिएगा कि फाइनल जो है कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर में आता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो इसको हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग में भी डिस्कस करेंगे। क्या हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल करके या फाइनल करने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग के दौरान देखेंगे इसको। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये चार्ट है। चार्ट में हमने क्या लिखा है कि अगर पब्लिक है तो कंस्ट्रक्टर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, और ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हो सकता है, किसी भी क्लास में, किसी भी पैकेज में। प्रोटेक्टेड है तो कंस्ट्रक्टर इज एक्सेसिबल विद इन सेम पैकेज एंड सब क्लास, तो उसका भी ऑब्जेक्ट इफेक्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ तक होगा, सेम पैकेज में और सब क्लास में, यानी कोई ऐसी क्लास जो उसको एक्सटेंड कर ले। और ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, सेम पैकेज में भी हो सकता है प्लस चाइल्ड क्लास में हो सकता है, चाहे भले ही वो चाइल्ड क्लास किसी दूसरे पैकेज की हो। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यानी कोई मॉडिफायर नहीं है तो कंस्ट्रक्टर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज, केवल उसी पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास होंगी उस क्लास से हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, ओनली क्लासेस इन द सेम पैकेज, उसी क्लास में उसी पैकेज के अंदर सभी क्लासों से हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट है तो कंस्ट्रक्टर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, और अगर हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया तो उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल उसी क्लास में होती है और ऑब्जेक्ट भी ओनली विद इन द सेम क्लास, उसी क्लास में क्रिएट होता है। तो गाइस अब आज के लिए इस वीडियो में बहुत हो गया है, इतना ही करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एक्सेस मॉडिफायर का इम्पैक्ट और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होने के बाद किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं और एक्सेस मॉडिफायर का इम्पैक्ट कितना है, आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो गाइज धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट के लिए यानी आगे की पार्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।